हमारी कहानी है काम वाली बहू। नया साल आने में कुछ दिन ही बचे हैं, या यूँ कहें कि कुछ वक्त ही बचा है, लेकिन उससे पहले ही फर्स्ट मनाने की तैयारी घर में चल रही है। घर के सभी सदस्य बाहर हॉल में बैठकर 31st मनाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, तैयारी नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग ये सब लोग मिलकर करते हैं, पर तैयारी मुझे अकेले करनी होती है। मेरी शादी को अभी दूसरा साल ही चल रहा है, पर ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि अभी मैंने अपना पिछला साल ही इसी घर में सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट, सचमुच उस सेलिब्रेशन को तो मैं आज तक नहीं भूल पाई। उस वक्त भी ऐसे ही प्लानिंग हो रही थी, ऐसे ही पूरा परिवार बाहर बैठा हुआ था। मेरी सास मनोरमा जी, मेरे पति सुधीर, मेरी छोटी ननद मधुरा, ऐसे ही उन लोगों की प्लानिंग चल रही थी जैसे अभी इन लोगों की प्लानिंग चल ही रही थी। और ऐसे ही मैं उसे दिन भी उन लोगों के लिए चाय तैयार करी थी, जैसे आज मैं रसोई में इन लोगों के लिए चाय तैयार कर रही हूँ। उस प्लानिंग में भी मेरा कोई योगदान नहीं था, जैसे आज नहीं है, क्योंकि सासू माँ मुझे में बैठने ही नहीं देती। सुबह जब पहली चाय लेकर मैं उन लोगों के साथ बैठी थी, तभी उन्होंने मुझे घर के कामों के लिए रवाना कर दिया था। करते के बीच में ही बाहर से मधुरा की आवाज आ गई, अरे भाभी, चाय के साथ गरम गरम पकौड़े भी बना कर ले आना। चाय के साथ पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। बस फिर क्या था, अपना काम छोड़ करके मैं लग गई पकौड़े तैयार करने के लिए। पकौड़े बनाने के साथ साथ दूसरे गैस पर चाय भी चढ़ा दिया, पर मन में एक उत्साह थी कि मैं भी तो सुनूं जाकर के आखिर प्लानिंग क्या चल रही है। उन लोगों को चाय पकौड़े देकर मैं अपनी चाय भी उन्हीं लोगों के पास लेकर बैठ गई, पर इतने में मुझे वहाँ बैठे देख करके सासू माँ ने टोका, अरे बहू, तुम यहाँ कहाँ बैठ गई? अभी तो खाने के ही तो तैयारी करनी है, सब घर पर ही तो है, तो कुछ अच्छा ही बना लेना, वरना रोज तो कहाँ सब साथ बैठकर खाना खा पाते हैं। मैं हैरान थी कि पति और ननद कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मैं अपना चाय का कप लेकर रसोई में आ गई। इतने में तो समझ गई थी कि सासू माँ मुझे साथ नहीं बैठाना चाहती। जैसे तैसे अपनी चाय गटकी और खाने की तैयारी में लग गई। आखिर खाना तैयार कर एक बार उन लोगों से पूछ आई, आप लोग खाना खा रहे हो तो मैं गरम गरम पूड़ियाँ तल दूँ? अरे बहू, ये भी भला कोई पूछने की बात है? 12 बजने को आए, खाना तो खाएंगे ही हम ना। जा फटाफट पूड़ियाँ तल दे। बस फटाफट पूड़ियाँ तल करके उन्हें खाना खिलाया। उन लोगों को खाना खिलाने के बाद अपनी थाली लगाकर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी पहला निवाला तोड़ करके मुंह में लिया ही था कि इतने में बाहर से सासू माँ ने आवाज लगाई, अरे बहू, यहाँ पूरा परिवार बैठा है, यहाँ लाकर खाना खा ले। अकेले कमरे में तेरा मन नहीं लग रहा है? थोड़ा परिवार के साथ भी बैठकर शायद मुझे भी ये लोग अपने प्लानिंग में शामिल कर रहे हैं। यही सोच करके खुशी खुशी मैंने अपनी थाली उठाई और बाहर आ गई। बाहर आकर खाना खाना शुरू ही किया था कि इतने में सासू माँ ने भी बोलना शुरू किया, देख बहू, ये तेरा पहला नया साल है। इस घर में हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सेलिब्रेशन कर ले। सब कुछ तुझे ही संभालना है। हम सब तुझ पर ही बहुत विश्वास करते हैं। देख कहीं कमी ना हो।
सासू माँ ने अपनी बातों को चाशनी में लपेट करके कहा और मैं उनकी बातों में खुश हो करके बोली, मम्मी जी आप परेशान मत हो, बस आप तो बताओ कैसे क्या करना है, मैं कर लूँगी। देख बहू, तेरी बड़ी नंद वृंदा और उसका परिवार तो आएगा ही, साथ में उसके सास ससुर भी आएंगे, कुछ मधुरा और सुधीर के दोस्त भी आएंगे। मेरा एक अकेला भाई है, इसी शहर में रहता है, तो वो उसके परिवार के साथ यहाँ आएगा। अब तेरे परिवार तो भी बुला लेती बहू, लेकिन क्या करे, तेरा मायका ही दूसरे शहर में है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं भी समझ सकती हूँ, पर कितने लोग हो जाएंगे? देख बहू, ज़्यादा नहीं पर कम से कम 20 लोग तो हो ही जाएंगे। 20 लोगों का सुन करके मैं थोड़ी हैरान थी कि इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा। सासू माँ शायद मेरे मन की बात समझ गई तो बात संभालते हुए बोली, अरे बहू फिक्र क्यों कर रही है, हम सब लोग काम मिलकर करेंगे तो हो जाएगा, कोई पहली बार थोड़ू ना है कर रहे हैं, सब कुछ आराम से हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। बस सासू माँ के शब्दों को सुन करके मैं बेफिक्र हो गई। लेकिन सेलिब्रेशन के दिन मधुरा जरूरी प्रोजेक्ट का बहाना कर अपने कॉलेज रवाना हो गई। वहीं सुधीर ऑफिस में जरूरी काम का कह करके ऑफिस चला गया। पिछले सासू माँ ने जैसे तैसे समझाया, मैंने घर डेकोरेट कर दिया। घर के डेकोरेशन में भी काफी थक चुकी थी, आधा दिन निकल चुका था, लेकिन अभी तो खाना बनाना बाकी था। अभी तक सुधीर और मधुरा भी से कोई भी घर नहीं लौटा था। सासू माँ ने फिर अपने शब्द चाशनी में लपेट कर बोली, बहू तू थक गई होगी, पर क्या कर सकते हैं, दोनों को अचानक से काम आ गया तो एक काम करते हैं, बच्चों तो पता नहीं कब तक आएंगे, मीठा तो मैं बाहर से ले आती हूँ, अब तक तो तुम थोड़े बहुत खाने की तैयारी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान ही आने लग जाएं। तो मुझे समझकर सासू माँ ने अपना बैग उठाकर रवाना हो गई और मैं रसोई में अपने काम में लग गई। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से मैं रसोई में अकेले काम कर रही थी, घर में कोई नहीं था। जैसे तैसे मटर पनीर, दाली मखनी, दम आलू और फ्राई राइस बना करके रखे ही थे कि अचानक डोर बेल बजी। जा करके दरवाज़ा खोला तो सामने वृंदा दीदी, जीजा जी और उनके सास ससुर और बच्चे खड़े थे। आखिर मैं उन्हें आदर के साथ घर में ले आए और पानी पकड़ाकर चाय बनाने रसोई में आ गए। इतने में सासू माँ भी आ गई और सामने रसोई में रख करके जाकर वृंदा दीदी के ससुराल वालों के साथ बैठ गई। सबको चाय पकड़ाने के बाद मैं रसोई में आटा गूंथने के लिए आ गई। थोड़ी देर में सुधीर और मधुरा भी आ गए। थोड़ी उम्मीद बंधी कि ये लोग मेरी मदद करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने भी रसोई में आकर देखा तक नहीं कि अकेले कैसे क्या मैनेज कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मामा जी और उनका परिवार भी आ गया था और सुधीर और मधुरा के दोस्त भी आ गए। ना मैं कपड़े चेंज कर पाई, ना ही तैयार हो पाई, बस मैं इन लोगों को चाय पानी परोसने में ही लगी रह गई। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने केक काटिंग किया, तब भी मैं रसोई में कढ़ाई चढ़ाने में लगी रही। इन लोगों ने बाहर केक कटिंग और सेलिब्रेशन के वक्त काफी फोटो भी किए। मुश्किल से मैं 2-3 फोटो में ही आ पाई, वो भी इसी कारण कि वृंदा दीदी के सास ससुर ने मुझे बुला लिया। मैं बस रसोई में ही लगी रह गई। इन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। अरे नहीं नहीं,
थोड़ी बहुत मदद की थी। खाना परोसने में कैसा सेलिब्रेशन था वो, जिसमें इन सब ने सेलिब्रेट किया, जबकि मैं तो खाना में ही अकेले रसोई में बैठकर खाया था, क्योंकि मेरे खाना खाने तक तो ये लोग थक चुके थे और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। मैं घर में नई बहू थी, मेरे भी कुछ उम्मीद थे। नया साल का सेलिब्रेशन मुझे भी करना था, पर सब कुछ उम्मीद के विपरीत हुआ। मैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर रह गई, जिससे ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी थी और बदले में उस कुछ मिला भी नहीं। मैं अभी भी पिछले साल की कड़वी यादों में खोई हुई थी कि इतने में बाहर से सासू माँ की आवाज़ आई। वो मुझे बाहर बुला रही थी। जरूर उनकी प्लानिंग पूरी हो गई होगी। अब कैसा क्या करना है वो समझाने के लिए मुझे बाहर बुलाया जा रहा है। मैं जैसे ही वो हमेशा करती हैं, अपने शब्दों को चाशनी में लपेटकर फिर उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। देख बहू, पिछली बार सेलिब्रेशन कितना अच्छा हुआ था। इस बार भी सबको हमने बहुत उम्मीद है। हम इस बार भी कुछ नया और अच्छा करेंगे। यही तो जिंदगी भर की यादें होती हैं, जो जिंदगी को खुशनुमा बना देती हैं। पर इस बार चाशनी तो क्या पूरी शक्कर की फैक्ट्री के अंदर सासू माँ नहा करके जाती तो भी मैं उनकी बातों में आने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि सब कुछ मेरे कंधे पर रख कर दिया जा रहा है। इसलिए पहले ही सावधान थी। जैसे ही सासू माँ ने कहा कि इस बार भी 20 लोग हो जाएंगे, तो बात को मन में न रखकर मैंने मुंह पर ही कहा, लेकिन मम्मी जी, इस बार खाना बनाने वाली और डेकोरेट करने वाला जरूर बुक कर लीजिएगा। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पिछली बार भी तो कितना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, तब भी हमने बाहर से थोड़ा ना किसी को बुलवाया था। सेलिब्रेशन वो क्या होता है मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि सेलिब्रेशन हुआ था। मैं तो दिन भर बस काम में ही लगी रह गई थी, पर मेरी तो किसी ने मदद की ही नहीं थी। खाना बनाने वाली को बुलाने की क्या ज़रूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पिछले साल तो जरूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा था, सुधीर ने कहा। और भाभी, आपने अकेले कहाँ किया था, हमने भी तो मदद की थी, खाना हमने ही तो परोसा था। अभी बीच में ही बोली, देख लीजिए, जैसे आप लोगों की मर्जी। वैसे भी जो पिछली बार हुआ था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ और आप लोग जरूरी काम से बाहर गए तो मैं भी सब काम छोड़ करके मूवी देखने चली जाऊंगी। फिर आप जाने और आपके मेहमान जाने। मैं स्पष्ट रुख देख करके सब लोग समझ गए थे कि अब ये बातों में आने वाली नहीं, इसलिए मिल करके काम करने की जगह सबने खाना बनाने वाले को ही बुक करना ठीक समझा। आखिर बीता साल एक सीख दे गया कि जब तक खुद के लिए खुद नहीं बोलोगे, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। बस बीते साल की सीख लेकर मैं उम्मीद का दामन पकड़ने नए साल के लिए तैयार थी, नए उम्मीद के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए।